हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआरबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIPF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस होता क्या है इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। और कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं फ्यूचर में जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस होता है। जैसे एग्जांपल के एक पर्सन है, उसने अभी नई नई कार यहाँ पर जो है खरीदी 5 लाख रुपए की, ठीक है। और अगले ही दिन उसकी कार क्या हो गई, यहाँ पर चोरी हो गई। तो इस इवेंट की वजह से इसको बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो देखो, ये जो इवेंट्स होते हैं इनको हम रोक तो नहीं सकते, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इन इवेंट को होने से रोक दें। पर इन इवेंट से जो लॉस होगा ना, उसको हम कुछ हद तक यहाँ पर कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? इंश्योरेंस की हेल्प से। तो इंश्योरेंस बेसिकली है क्या? दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको फ्यूचर में एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उस फाइनेंशियल लॉस को हम पूरा कर देंगे, यानी कि आपका जो भी लॉस होगा वो आपको हम पे कर देंगे। बदले में आप मुझे एक स्मॉल सी अमाउंट, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, वो यहाँ पर पे कर देना। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। तो यहाँ पर मान के चलो एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है। तो ए पर्सन ने यहाँ पर 5 लाख रुपए की कार खरीदी। बी पर्सन और ए पर्सन को कहा कि देखो भाई, आपने 5 लाख रुपए की कार खरीदी है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये चोरी हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, तो आप क्या करा लो, हमारे पास इसकी इंश्योरेंस करवा लो। बेसिकली क्या होगा कि अगर आपकी कार यहाँ पर चोरी हो जाती है तो हम आपको जितना भी लॉस आपका होगा वो आपको दे देंगे। बस बदले में आपको हमें एक प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि बी फ्री में थोड़ी यहाँ पर लॉस को कवर कर देगा। क्लियर है? अब देखो, जो पार्टी इंश्योर्ड होती है, यानी कि जिसका लॉस को इंश्योर करते हैं, उसे कहते हैं इंश्योर्ड पर्सन, मतलब जिसकी इंश्योरेंस की जाती है। और जो यहाँ पर इंश्योरेंस करता है उसे हम कहते हैं इंश्योरर। क्या कहते हैं? इंश्योरेंस। तो नॉर्मली जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको हम इंश्योरर जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन देखो, इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर वन प्रोमिस टू अनदर, एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस होगा तो हम आपको इंडेमनीफाई कर देंगे, उस लॉस को कवर कर देंगे। बदले में आपको एक अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी, जिसको हम प्रीमियम जो है वो कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं ना, उसके साथ रिलेटेड कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। यानी कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी होता है। पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है और जो इंश्योरर है, ठीक है, उनको एक दूसरे के प्रति वफादार रहना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उनको एक दूसरे को डिस्क्लोज करना है। जैसे कि अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन है, जैसे अगर कोई पर्सन अपनी इंश्योरेंस करवाना चाहता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी हेल्थ कैसे रहती है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, सीरियस इंजरी तो नहीं है, उन सभी इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड करें? यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस कंपनी का क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंश्योरेंस का क्लेम कब मिलेगा, क्या कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, किन कंडीशन में नहीं मिलेगा, वो सारी बातें यहाँ पर इंश्योर्ड पर्सन को जो है डिस्क्लोज करे जो भी इंश्योरेंस करवाने आया है। और अगर अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता और कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा या फिर इंश्योरर के द्वारा, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन तभी किसी चीज का जो है इंश्योरेंस करवा सकता है अगर उसके अंदर उसका किसी भी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट हो, कोई भी तरह का मॉनेटरी इंटरेस्ट हो, यानी कि उसके होने ना होने से उसको किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस जो है वो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो एक पर्सन है, उसकी एक कार है, उसकी एक यहाँ पर कार है, तो देखो इस कार के अंदर इस पर्सन का मॉनेटरी इंटरेस्ट है, और अगर ये कार चोरी हो गई तो इसे फाइनेंशियल लॉस होगा, तो ये पर्सन जो है इसकी इंश्योरेंस करवा सकता है। पर एक पड़ोसी की कार है यहाँ पर, अब देखो इस कार के अंदर इसका कोई भी मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है, अगर ये चोरी हो जाती तो इसको किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, तो ये यहाँ पर पड़ोसी की कार को इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की इंश्योरेंस होगी जिसके अंदर आपका मॉनेटरी इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस को कवर करने के लिए किया जाएगा, यानी कि आप इंश्योरेंस से किसी भी तरह का प्रॉफिट जो है वो नहीं कमा सकते। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने आपने जितने की भी यहाँ पर इंश्योरेंस करवाई हो, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस की इक्वल अमाउंट ही यहाँ पर मिलेगी। जैसे अगर आपने 5 लाख की इंश्योरेंस करवाई थी, कार का एक्सीडेंट हुआ, 3 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ, आप सोच रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी से मैं 5 लाख रुपए लूं जिसमें से 3 लाख तो लॉस के लिए हो गया और 2 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका जितना लॉस हुआ होगा उसके इक्विवेलेंट ही आपको अमाउंट जो है वो मिलेगी, आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, तो देखो जब, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तो अब मान के चलो एक पर्सन है, उसने यहाँ पर एक कार खरीदी, ठीक है, वो रास्ते में जा रहा था, बी पर्सन की कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और गलती किसकी थी, बी पर्सन की, यानी कि बी पर्सन की गलती की वजह से इस कार का जो है वो लॉस हो गया, मान के चलो 3 लाख रुपए का, ठीक है। अब देखो एक सिचुएशन ये है कि इसने इंश्योरेंस नहीं करवाई होगी, अगर इसने इंश्योरेंस नहीं करवानी होगी तो वो क्या करेगा, बी पर्सन से अपना अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश जो है वो करेगा, ठीक है, यानी कि इसके पास राइट है कि जो भी लॉस हुआ है वो बी पर्सन से रिकवर कर ले। दूसरी सिचुएशन मान के चलो इसने इंश्योरेंस करवाई है, तो यहाँ पर ये बी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, बल्कि वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और अपना क्लेम जो है वो ले लेगा, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब देखो ये 3 लाख रुपए कहाँ से रिकवर करे इंश्योरेंस कंपनी, तो देखो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है वो क्या कहता है, जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को एक क्लेम दे देती है, तो जो हमारा इंश्योर्ड पर्सन होता है उसका जो राइट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे इसका राइट था कि बी पर्सन से अमाउंट को रिकवर कर सके, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जो है ए को पे कर दिया, इसका ये जो राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास आ गया। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बी पर्सन से अपना अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकती है, इसके पास फुल राइट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन तब एप्लीकेबल होता है जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेते हो। जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन था, उसने यहाँ पे एक कार खरीदी, वैल्यू कितनी थी, 5 लाख रुपए की, उसने ये जो इस कार की जो इंश्योरेंस थी वो यहाँ पर एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड, 3 इंश्योरेंस कंपनी के पास करवा ली सेम कार की, ताकि अगर कार का लॉस हो तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से जो है तीनों से क्लेम ले सकूं और मैं प्रॉफिट कमा सकूं। पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कहता है कि आप चाहे मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लो पर आपको अमाउंट आपकी एक्चुअल लॉस के इक्वल ही मिलेगा। जैसे अगर कार का एक्सीडेंट हुआ, 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो आपको 3 लाख रुपए ही मिलेंगे, पर ये 3 लाख रुपए जो है 3 इंश्योरेंस कंपनी जो है अपनी परसेंटेज के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे 1 लाख रुपए ये कर देगा, 1 लाख रुपए ये कर देगा और 1 लाख रुपए यहाँ पर ये कर देगा, और तीनों मिलकर 3 लाख रुपए ही आपको यहाँ पर जो है वो पे करेंगे। अगर किसी केस में एक इंश्योरेंस कंपनी ने सारा क्लेम दिया है तो उसके पास राइट है कि वो बाकी इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम जो है वो निकाल सके, उनका जो भी क्लेम था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉस्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होता है, देखो जब इंश्योरेंस करवाई जाती है तो पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है कि किस रीजन की वजह से अगर आपको लॉस होगा तब हम यहाँ पर पे करेंगे। जैसे अगर आपने कार इंश्योरेंस करवाई और उसने बोला कि अगर आपका कार का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तभी हम आपको यहाँ पर पे करेंगे।
कार का एक्सीडेंट मतलब कि सड़क पे आप जा रहे हो तब एक्सीडेंट हुआ हो, तभी हम आपको यहाँ पर क्लेम जो है वो देंगे, अदरवाइज हम आपको क्लेम नहीं देंगे। जैसे कार जो है घर पे खड़ी थी, किसी ने पत्थर मार के तोड़ दिया, ठीक है, किसी ने डंडे से तोड़ दिया, तो उस केस में हम आपको नहीं पे करेंगे। तो ये जो कॉज होता है, ये जो कॉज होता है, अगर ये कॉज एक से ज्यादा है, जैसे अगर कोई लॉस हो गया है और हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि लॉस किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमें दो तीन रीजन दिख रहे हैं, तो वहां पर प्रोक्सीमेट कॉज प्रिंसिपल अप्लाई होता है और सबसे नियरेस्ट जो कॉज हमें लगता है उसे हम अप्लाई जो है वो कर देते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें क्लेम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के अगर मान के चलो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसने लाइफ इंश्योरेंस अपनी करवाई हुई थी, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था कि अगर आपकी जो डेथ है वो एक्सीडेंट में होगी, एक्सीडेंट की वजह से, तभी हम आपको पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक्सीडेंट हुआ, उसका खून बहुत ज्यादा निकल गया जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो उस केस में जो है नियरेस्ट कॉज कौन सा लगेगा वो फाइंड आउट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। अगर तो एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर क्लेम मिल जाएगा, अदरवाइज क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहाँ पर कितनी तरह की होती है, तो मेनली हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जर्नल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली हम किसी की लाइफ का करवाते हैं, जैसे कि देखो कोई भी पर्सन हो उसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट होती है। जैसे अगर मान के चलो घर में एक ही पर्सन कमाने वाला है तो पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली सड़क पे आ जाएगी, उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि बाई चांस अगर कुछ हो जाए, भगवान ना करे, तो मेरी जो फैमिली है वो कुछ सुखी से रह पाए, उसको किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना, तो हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस जो है वो करवा लेते हैं। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर लाइफ के अलावा जिस चीज की आप इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे कि आपने अपने घर की करा ली, अपने अपने फैक्ट्री की करवा ली, अपनी कार की करवा ली, तो वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो है वो आ जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसी इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है वो हमारा जनरल इंश्योरेंस कहलाता है। अब बात करें अगर लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर जो इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड पर्सन को कि अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर जो टाइम पीरियड सेट किया गया है वो पूरा हो जाता है, तो आपको एक लमसम अमाउंट या फिर आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट जो है वो पे कर दी जाएगी। अगर हम लाइफ ऑफ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होती हैं वो भी पांच तरह की होती है। पहला होता है यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होल लाइफ इंश्योरेंस, और उसके बाद है एंडोमेंट इंश्योरेंस, मनी बैक प्लान और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। पहले अगर हम बात करें टर्म लाइफ इंश्योरेंस का, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक प्रोटेक्शन जो है वो मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने इंश्योरेंस करवाई और आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने बोला 80 ईयर्स तक आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाएगी, यानी कि आपका आप जब तक 80 साल तक के नहीं हो जाते तब तक आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी। ठीक है। अब देखो अगर कोई पर्सन टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाता है तो उसको इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक ही यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तब तो उसकी फैमिली को यहाँ पर क्लेम मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो यहाँ पर एक भी दिन ऊपर चला गया, यानी कि 81 ईयर्स का हो गया मान के चलो, तो उस केस में उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि वो अगर 81 साल का होगा मरा तो उसको एक भी पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस की एक खामी ये है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक आपको प्रोटेक्शन, साथ ही साथ पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली को ही मिल सकता है, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है अगर उसकी डेथ होगी तभी यहाँ पर पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। और टाइम पीरियड पूरा होगा तो जीरो वैल्यू के साथ ये मेच्योर हो जाएगा। होल लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर क्या है, होल लाइफ इंश्योरेंस, तो इसकी ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अंदर ना आपको होल लाइफ तक इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन मिल जाती है। यानी कि अगर आपने होल लाइफ इंश्योरेंस करवा ली है तो जब जिस पर्सन ने यहाँ पर होल लाइफ इंश्योरेंस करवाई है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, और जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी फैमिली को यहाँ पर क्लेम जो है वो मिल जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, तो देखो जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक प्रोटेक्शन मिलेगी, यहाँ पर पूरी लाइफ तक प्रोटेक्शन मिलेगी। बाकी जो सिमिलैरिटी है वो सेम है कि क्लेम तभी मिलेगा अगर पर्सन की यहाँ पर डेथ होगी, अदरवाइज क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद है इंडोमेंट इंश्योरेंस। इंडोमेंट इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि पर्सन को जो है पर्सन की डेथ होने पर उसकी फैमिली को क्लेम तो मिलता ही है, अगर एक पर्सन यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक उसकी डेथ नहीं होती है तो एक लमसम अमाउंट उसको भी यहाँ पर जो है वो मिल जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो एक पर्सन था उसने इंश्योरेंस करवाई, 80 ईयर्स तक उसको यहाँ पर टाइम पीरियड रखा गया था जब तक वो 80 साल का हो जाएगा।
तो अगर तो पर्सन की डेथ 80 साल में हो गई तो उसको उसकी फैमिली को क्लेम मिल जाएगा। अगर डेथ नहीं हुई है तो एक लमसम अमाउंट 80 साल के बाद उसको ही यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि मेच्योरिटी के वक्त इसको पैसा मिलता है। नेक्स्ट है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान के अंदर क्या होता है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो लाइफ प्रोटेक्शन तो आपको मिलती है, साथ ही साथ अगर मान के चलो आप मतलब पर्सन जो है वो उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको बीच बीच में मनी बैक भी यहाँ पर मिलता है, मतलब कि जो वो सर्वाइव कर गया उसका बेनिफिट उसको मिलता है, और मेच्योरिटी पे भी एक लमसम अमाउंट जो है उसको मिलती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो यही है कि यहाँ पर आपको जो पैसा मिलेगा वो एंड में मिलेगा, पर मनी बैक प्लान के अंदर आपको बीच बीच में कुछ इंस्टॉलमेंट मिलती रहेंगी। उसके बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अंदर क्या है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर आपको दो बेनिफिट मिलते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस का और एक होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। यानी कि अगर आप ये पॉलिसी, अगर कोई पर्सन ये पॉलिसी करवाता है तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको लाइफ प्रोटेक्शन भी मिलेगी, साथ के साथ जो वो प्रीमियम पे करता है उससे इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, तो जो भी यहाँ पर प्रीमियम पे किया जाता है, जो भी यहाँ पर प्रीमियम पे किया जाता है हमेशा उसके दो हिस्से किए जाते हैं, हमेशा उसके दो हिस्से किए जाते हैं। जैसे अगर आपने 10,000 का प्रीमियम पे किया है तो दो हिस्से कर दिए जाएंगे, जैसे 5,000 का एक, 5,000 का एक, ठीक है। तो 5,000 जाएंगे आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में और 5,000 जो है वो कैपिटल मार्केट या फिर डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट जो है वो कर दी जाएंगे। तो ये क्या थी हमारी लाइफ इंश्योरेंस की टाइप्स। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस की अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें आता है हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हो तो अगर बाई चांस आप बीमार पड़ जाते हो, जैसे अगर आपने अपनी करवाई है या फिर अपनी फैमिली की करवाई है, तो कोई बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उठाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस की इसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वहां पर आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, जैसे कि आपका सामान यहाँ पर खो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है। मोटर इंश्योरेंस के अंदर हमारे जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, कार्स होते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर हमारी कोई प्रॉपर्टी है जैसे कि हमारा हाउस हो गया, हमारी फैक्ट्री हो गई, उसकी हम इंश्योरेंस करवाते हैं। फायर इंश्योरेंस के अंदर आग से बचने के लिए, मतलब कि आग, मतलब आग से नहीं बचता आदमी, आग लग जाने के बाद जो लॉस होगा उससे बचने के लिए हम यहाँ पर फायर इंश्योरेंस जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या होता है, देखो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को ना हम मास्टर पॉलिसी कहते हैं। मास्टर पॉलिसी एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके अंदर हम मल्टीपल मल्टीपल पर्सन का एक ही सिंगल पॉलिसी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे एग्जांपल जो एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं और 100 एम्प्लॉयज की लाइफ इंश्योरेंस करवानी है। तो एक्सवाइजेड कंपनी क्या करेगी, इस मास्टर पॉलिसी को चूज कर लेगी जिससे वो 100% की लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक सिंगल पॉलिसी के अंदर जो है वो करवा ले और एक साथ यहाँ पर प्रीमियम जो है वो पे कर दे। तो इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पर माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2005 की बात करें तो कोई भी जर्नल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका जो एश्योर्ड अमाउंट है, सम एश्योर्ड है, वो कितना है 50,000 या फिर उससे कम है, तो उसे हम यहाँ पर माइक्रो इंश्योरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एश्योर्ड, सम ऑफ एश्योर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी आपको क्लेम जो है वो मिलना है, जो भी आपको क्लेम मिलना है। नेक्स्ट बात करें इंश्योरेंस बेस्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो गवर्नमेंट जो है उसने भी कुछ यहाँ पर इंश्योरेंस स्कीम जो है लॉन्च किया है ताकि जो ह्यूमन, जो हमारे देश के सिटीजन हैं उसकी यहाँ पर डेवलपमेंट की जाए, उनके यहाँ पर उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड की जा सके। पहली जो इंश्योरेंस स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि 18 साल से लेकर 50 साल के एज ग्रुप के लोगों के लिए अवेलेबल है। इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए बैंक अकाउंट में या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट में आपका एक अकाउंट होना चाहिए जहां से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से प्रीमियम का जो पैसा वो डिडक्ट हो जाता है। लाइफ कवर जो है 2 लाख रुपए तक का अवेलेबल होता है, यानी कि पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर लाइफ कवर मिलेगा। और ये जो है एक साल जो, और इंश्योरेंस का जो पीरियड है वो कितना है, 1 साल का। 1 जून से लेकर 31 में अगर इस 1 साल के पीरियड में पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिलता है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। तो ये बेसिकली एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो कि 18 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि बैंक में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट ओपन करवाना जरूरी है और वहां पर ऑटो डेबिट इनेबल करना जरूरी है। द रिस्क कवरेज जो है वो कितना है, 2 लाख रुपए का रिस्क कवरेज कितना है यहाँ पर, 2 लाख रुपए का। अगर यहाँ पर किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और वो फुली डिसेबल हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए का क्लेम यहाँ पर मिलेगा उसकी फैमिली को। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए का उसको क्लेम जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर, बैंक एश्योरेंस। क्या है हमारा, बैंक एश्योरेंस। अब बैंक एश्योरेंस क्या होता है,
तो देखो, बैंक एश्योरेंस एक ऐसी अरेंजमेंट होती है एक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसके अंदर जो बैंक होता है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसको अपने क्लाइंट को जो है वो सेल करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक एक्स वाई जेड इंश्योरेंस कंपनी है और एबीसी बैंक है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड बैंक का जो एक्स वाई जेड इंश्योरेंस कंपनी, उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करना था। तो उसने देखा कि जो एबीसी बैंक है उसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, ठीक है, जिसको वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकता है। तो उसने एबीसी बैंक के साथ एक यहाँ पर अरेंजमेंट की एग्रीमेंट किया, जिसके अंदर उसने बोला कि आप एक काम करो, हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे अपने कस्टमर को बेचो, बदले में हम आपको एक कमीशन जो है वो पे करेंगे, आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा और हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी सेल ज्यादा होगी। तो दोनों मान जाते हैं, ठीक है। तो जो एबीसी कंपनी बैंक है, जब भी उसके पास कोई कस्टमर आता है तो वो अपना प्रोडक्ट तो सेल करते हैं, साथ के साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी यहाँ पर जो है वो सेल कर देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, बैंक एश्योरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक एश्योरेंस कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अगस्त 2000 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन दिया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि जो बैंक है वो आज से इंश्योरेंस बिजनेस भी यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। हालांकि अगर कोई बैंक यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस को करना चाहती है तो उसे सबसे पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर कंडीशंस की बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो पहला है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस एज एन एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ना, वो इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट के तरीके से कर सकती है, यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट बन के इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो कर सकता है फी बेसिस के ऊपर, उसको उसके बदले में एक फीस मिलेगी और किसी भी तरह का रिस्क पार्टिसिपेशन बैंक जो है वो नहीं कर सकता है। साथ के साथ बैंक यहाँ पर अपनी एक सब्सिडरीज को भी ओपन कर सकता है एजेंसी बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि एज अ एजेंट बनकर इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करने के लिए। अगर कोई बैंक यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती है ताकि वो रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ इंश्योरेंस बिजनेस कर सके, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, उनको यहाँ पर फुलफिल करनी जरूरी होती है। अब अगर हम बात करें बैंक इंश्योरेंस मॉडल की, तो बैंक इंश्योरेंस मॉडल के अंदर बेसिकली हमारे चार इंपॉर्टेंट मॉडल होते हैं। पहला होता है कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल। कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल के अंदर जो बैंक होता है, जो यहाँ पर बैंक होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर अपने कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है, यानी कि यहाँ पर जो सेल की जाती है वो बैंक के द्वारा की जाती है, बैंक के खुद के एम्प्लॉय के द्वारा की जाती है। जैसे अगर यहाँ पर एक्सवाइजेड इंश्योरेंस कंपनी है और यहाँ पर हमारी बैंक है, ठीक है, तो एक्सवाइजेड बैंक जो बैंक है उसने जो भी कस्टमर आता है, तो बैंक का जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो डायरेक्टली सेल करता है। तो ये हुआ कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल। रेफरल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बैंक है वो खुद से इंश्योरेंस कंपनी के जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको सेल नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेफर करता है कस्टमर को। कैसे रेफर करता है, तो देखो, इस जो हमारा यहाँ पर रेफरल बिजनेस होता है इसके अंदर एक्स वाई जेड कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय जो है बैंक में रहता है, यानी कि बैंक के अंदर एम्प्लॉय को एक यहाँ पर डेस्क मिला होता है। तो जो जैसे ही कोई बैंक के अंदर कस्टमर आता है तो जो हमारा बैंक का एम्प्लॉय होता है वो कस्टमर को कहता है कि आप यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसीज यहाँ पर जरूर खरीद लो, और उस कस्टमर को कहाँ भेज देता है, इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय के पास। और आगे का जो काम है वो कौन करता है, हमारा इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो करता है, यानी कि बैंक को यहाँ पर अपने ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर मॉडल। जो ज्वाइंट वेंचर मॉडल के अंदर जो कंपनी बैंकिंग कंपनी है वो किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मिलकर एक नई इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर बिल्ड करती है ताकि वो इंश्योरेंस बिजनेस को रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ कर सके। साथ ही साथ बिल्ड ऑन इंश्योरेंस ऑपरेशन, जो यहाँ पर बैंक है वो खुद से अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो खोल सकती है और इंश्योरेंस बिजनेस को कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम। अब इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम क्या होता है, तो देखो, इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी और उसके कस्टमर में प्रीमियम को लेकर कोई झगड़ा है या फिर क्लेम को लेकर झगड़ा है, तो वो इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम के पास कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 के अंदर और इसको इंश्योरेंस अम्बर्समेंट रूल 2017 के द्वारा गवर्न जो है वो किया जाता है। अब बात करते हैं कि आप ombudsman के पास कैसे यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना है, उसे यहाँ पर कंप्लेंट करनी है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है तभी आपको ombudsman के पास जो है वो जाना चाहिए। और जैसे ही अगर मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया, मतलब कि वो आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्स आया था
उसके 1 साल के अंदर अंदर में आपको कंप्लेंट करनी जरूरी है। 1 साल के बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। साथ के साथ ये जो कंप्लेंट है ये किसी कोर्ट के अंदर पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। किसी कोर्ट के अंदर पेंडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने पहले से किसी कोर्ट में एंटर करवा दिया है, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर दिया है, तो वहां पर ओम्बड्समैन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ क्लेम इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस क्लेम नॉट अबव 30 लाख, तो जो वैल्यू है क्लेम की, मतलब जिसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस भी आते हैं, वो 10-30 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है योर कंप्लेंट टू बी ओम्बड्समैन कैन बी अबाउट, तो आप ओम्बड्समैन के पास किस तरह की कंप्लेंट जो है वो लेकर जा सकते हो। सबसे पहले देखो क्या है, डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अगर हमारा जो क्लेम है उसके सेटलमेंट में किसी भी तरह का डिले हो रहा है, यानी कि अगर देखो हमारे जो IRDAI एक्ट है 1990, उसके अंदर एक टाइम स्पेसिफाई किया गया है कि उसमें क्लेम जो है सेटल कर देना होता है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर क्लेम नहीं हो रहा है तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। उसके बाद है एनी पार्शियल और टोटल रेपुटेशन ऑफ क्लेम। अगर यहाँ पर कोई भी पार्शियल या फिर टोटल रेपुटेशन ऑफ क्लेम होता है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, वो मना कर देता है कि हम तो आपको क्लेम देंगे ही नहीं, चाहे वो पार्शली चाहे टोटली कह रहा है, तो इस केस की कंप्लेंट भी की जा सकती है। इसके अलावा एनी डिस्प्यूट अबाउट प्रीमियम पेड और पेबल इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने किसी भी तरह का प्रीमियम पे किया है या फिर पेबल इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग, और उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन एट एनी टाइम, तो अगर जो पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया था, सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, कुछ बातें यहाँ पर छुपा ली गई थी, तो उसकी कंप्लेंट भी यहाँ पर की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी व्हिच इज नॉट कंफॉर्मिटी विद द प्रपोजल फॉर्म सबमिटेड बाय प्रपोजर। तो अगर मान लो हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने जो प्रपोजल दिया था, अगर उसके हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी इशू नहीं की जाती है, तो उसकी भी कंप्लेंट की जा सकती है। अगर यहाँ पर हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने प्रीमियम पे कर दिया है, फिर भी इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू नहीं किया गया है, तो उसकी भी कंप्लेंट जो है वो की जा सकती है इंश्योरेंस ombudsman के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इंश्योरेंस टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर इंश्योरेंस होता क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है यहाँ तक, तो आप एक बार चैट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बता दीजिए। और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारे यहाँ पर क्या है, क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, अब हम क्रेडिट रेटिंग के बारे में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि जो क्रेडिट रेटिंग की जाती है वो कंपनीज की जाती है, यानी कि इंडिविजुअल के केस में हम क्रेडिट स्कोर का यूज करते हैं, क्रेडिट रेटिंग का नहीं करते। अब ये क्रेडिट रेटिंग है क्या और इसकी जरूरत क्या है। तो देखो, जब भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारा जो पैसा है वो सेफ रहे, हमें किसी भी तरह का यहाँ पर लॉस ना। अब हमें कैसे पता लगे कि कोई भी कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है, तो इसके लिए हम उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर चेक करते हैं कि उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। देखो, अगर किसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग अच्छी मिली हुई है, इट मीन्स वो कंपनी अच्छी है। और अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, इट मीन्स कि वो कंपनी अच्छी नहीं है। अब ये क्रेडिट रेटिंग है क्या, कैसे दी जाती है, उसको अगर हम डिस्कस करें, तो क्रेडिट रेटिंग के अंदर हम बेसिकली जो क्रेडिट रिस्क है ना उसका एनालिसिस करते हैं कि कोई भी बिजनेस एंटिटी और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ कितना क्रेडिट रिस्क जुड़ा हुआ है, उसका हम एनालिसिस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और उसके बेस पर हम क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि अगर आपने कोई पैसा दिया है तो डिफॉल्ट होने के यहाँ पर क्या चांसेस है, यानी कि सामने वाली पार्टी आपका पैसा वापस करेगी नहीं करेगी, उसका जो रिस्क है उसी को हम क्रेडिट रिस्क जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट रेटिंग के अंदर जो हमारी क्रेडिट रेटिंग कंपनी होती है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल डाटा के बेस पर जानती है कि जो कंपनी है जो यहाँ पर हमसे फंड्स बोरो कर रही है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, और वो जो पैसा ले रही है वो उसको रीपे कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और उसके बेस पर वो एक क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोवाइड जो है वो करती है। जैसे अगर किसी कंपनी को AAA रेटिंग मिले, इट मीन्स की क्रेडिट जो है वो कम है, यानी कि आपका पैसा सेफ रहेगा। अगर किसी को डी मिले तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी अच्छी जो है वो नहीं है। तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड में जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। जो हमारे क्रेडिट रेटिंग है उसके क्या क्या यहाँ पर फीचर्स होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है असेसमेंट ऑफ इश्यूअर्स कैपेसिटी टू रीपे। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग के अंदर हमारा जो इश्यूअर होता है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू करता है, जो फंड्स रीपे करता है, जो फंड्स यहाँ पर बोरो करता है, उसकी हम कैपेसिटी चेक करते हैं कि जो फंड्स ले रहा है, जो वो फंड्स बोरो कर रहा है वो उसे रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट करी की जाएगी कि नहीं करेगी, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी पेमेंट करी जाएगी कि नहीं करी जाएगी। कहने का मतलब क्या है
कि जो इशूअर है, जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड बोरो कर रहा है, वो यहाँ पर इन्वेस्टर का जो पैसा है और उसके ऊपर जो उसका रिटर्न है वो पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका हम यहाँ पर पता लगाते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन डाटा, जो क्रेडिट रेटिंग की जाती है ना वो फाइनेंशियल डाटा के बेस पे की जाती है। हम फाइनेंशियल डाटा को स्टडी करते हैं और उसके बेस पर हम क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्रेस विद सिंबल, तो जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो सिंबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, जैसे कि ट्रिपल ए, ट्रिपल बी। और कैरिड आउट बाय एक्सपर्ट, जो क्रेडिट रेटिंग है उसको एक्सपर्ट्स यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही मतलब कोई भी पर्सन यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग नहीं कर सकता, बल्कि ऐसे पर्सन जो कि इस फील्ड में माहिर है, एक्सपर्ट है, वही यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइडेंस अबाउट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकमेंडेशन। तो जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर कभी भी वो रेकमेंड नहीं करती कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो ही करो। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जो कि यहाँ पर हमारी जो कंपनीज होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करती है और क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। यानी कि वो कंपनी जो क्रेडिट रेटिंग देती है वो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो कहलाती है। ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग्स है? पहला है क्राइसिल रेटिंग्स लिमिटेड, जिसको 1987 में बनाया गया था। इंडियंस रेटिंग रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड 1995 में बनाया गया था। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट एजेंसी ऑफ लिमिटेड 1991 में। क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड 1993 में। ब्रिकवर्ड रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2007 में। इन्फॉरिक्स इन्फॉर्मेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1996। एक्वायर्ड रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड 2005। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। जो क्रेडिट रेटिंग है उसके यहाँ पर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी होते हैं और हमारे इश्यूर के लिए भी होते हैं। तो पहले अगर हम बात करें बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? सबसे पहले असेसमेंट ऑफ रिस्क। जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट के साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है उसको यहाँ पर असेस कर लेता है। जैसे अगर वो ट्रिपल ए कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे तो वहां पर रिस्क कम है, अगर वो ट्रिपल बी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। उसके बाद क्या है? इन्फॉर्मेशन एट लो कॉस्ट। तो इन्फॉर्मेशन काफी लो कॉस्ट में मिल जाती है, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग्स होती है कंपनी की, या तो वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती है या फिर रेटिंग एजेंसीज की जो वेबसाइट है उनके ऊपर अवेलेबल होती है नॉमिनल फीस के ऊपर। एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो सिर्फ एक बार ही यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग नहीं करती, बल्कि जो क्रेडिट रेटिंग वो प्रोवाइड करती है कंटिन्यूस बेसिस पे उसको वो मॉनिटर भी करती है, और अगर जरूरत पड़े तो उसको अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड भी करती है। उसके बाद एक यहाँ पर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर को, यानी कि हमारे इन्वेस्टर के पास काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी कंपनी, कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेफ है, कौन से रिस्की है, जिसके बेस पर उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट टू द इश्यूर। जो इश्यूर है उसको क्या क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला बेनिफिट होता है ईज इन बोरोइंग। ठीक है। तो अगर मान के चलो किसी कंपनी को हाई क्रेडिट रेटिंग मिल जाती है तो वो आसानी से जो है फंड को बोरो जो है वो कर सकता है मार्केट से, उसे किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि लोगों की नजर में उसका जो रुतबा होगा वो ज्यादा होगा। बोरोइंग एट चीपर रेट। ठीक है। तो जैसे अगर किसी कंपनी को रेटिंग अच्छी मिली हुई है तो लोगों का उसके अंदर ट्रस्ट है, जिसकी वजह से अगर वो कम इंटरेस्ट भी रेट भी ऑफर करेंगे तो कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ लेसर नोन कंपनी। जो लेसर नोन कंपनी है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे अगर कोई कंपनी हो सकती है कि बहुत अच्छी कंपनी थी, पर क्योंकि ज्यादातर लोगों का उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो छुपी रह गई, पर जैसे क्रेडिट रेटिंग उसको अच्छी मिली तो लोगों का ध्यान उस पर गया, जिससे वो उसको रिकॉग्नाइज किया जाने लग गया। नेक्स्ट है क्रेडिबल। उसके बाद इम्पोजेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन बॉर्बर्स। तो देखो जो बोर्बिंग एंटिटी है जब उसको हायर क्रेडिट रेटिंग मिल जाती है तो वो हमेशा उसको हायर ही मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जिसके लिए उसे फिजिकल डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर काम जो है वो करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स कंसीडर्ड व्हाइल रेटिंग। जब हम रेटिंग की बात करें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हमें यहाँ पर कंसीडर करना है? पहला, इश्यूर एबिलिटी टू सर्विस डेट। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा इश्यूर है क्या वो अपने डेट को अच्छे तरीके से पे ऑफ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कितना इंटरेस्ट रेट है, उसको पे करने के लिए कितनी अर्निंग्स है, करंट आउटस्टैंडिंग डेट कितने हैं यहाँ पर कंपनी के, ये सारी चीजों को यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग जो है प्रोवाइड करनी है। उसके बाद मार्केट पोजीशन ऑफ कंपनी। जो हमारी कंपनी है उसका मार्केट शेयर क्या है, यानी कि मार्केट का कितना हिस्सा जो है उसने कैप्चर किया हुआ है। अगर मार्केट शेयर अच्छा है, स्टेबल है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बुरी बात है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो कैसी है, जैसे कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसकी स्ट्रेटजीज कैसी है, कॉम्पिटेंसी कैसी है, क्या वो मैनेजमेंट के अंदर काम करने के लायक है भी कि नहीं है। साथ के साथ सीनियर मैनेजमेंट की फिलोसफी को भी स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्री रिस्क।
तो जिस इंडस्ट्री में कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करी वहां पर कितना रिस्क है, जैसे डिमांड सप्लाई से रिलेटेड जो रिस्क है, ठीक है, साथ के साथ जो फ्यूचर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आ सकते हैं उसका क्या स्कोप है, और उसकी बेस पर हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है वेदर दैट इंडस्ट्रीज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की वजह देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो कंपनी है उसके बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर रोक लगाना चाहती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा। अगर हमने यहाँ पर हाई क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे सिंबल्स आते हैं हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जिसके अंदर आता है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए हाईएस्ट सेफ्टी यहाँ पे शो करता है टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में, यानी कि अगर ट्रिपल ए है तो हाईएस्ट चांसेस है कि आपका जो प्रिंसिपल है और जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपको मिल जाए। उसके बाद है डबल ए। डबल ए बेसिकली डील करता है हाई सेफ्टी के साथ, यानी कि टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। और ए डिनोट करता है एडुकेट सेफ्टी, ए डिनोट करता है एडुकेट सेफ्टी। उसके बाद ट्रिपल बी, ट्रिपल बी यहाँ पर डिनोट करता है मॉडरेट सेफ्टी को, ठीक है, और ए हमारा डिनोट करता है एडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेकुलेटिव ग्रेड की। स्पेकुलेटिव ग्रेड के अंदर आता है बीबी डिनोट्स इन एडिक्वेट सेफ्टी। डबल बी का मतलब है इन एडिक्वेट सेफ्टी, सेफ्टी अच्छी नहीं है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। बी डिनोट्स हाई रिस्क। हाई रिस्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, एडवर्स चांसेस कुड लीड टू इनएबिलिटी टू अर्न लिंक्स टू टाइमली पेमेंट, ठीक है, तो हाई रिस्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद है सब्सटेंशियल रिस्क, इश्यूज रिलेटेड इज वनरेबल टू डिफॉल्ट, ठीक है, तो अगर कोई ऐसे इश्यूज है जिसके डिफॉल्ट होने के चांसेस हो सकते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है जो पेमेंट है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो सी यहाँ पर सब्सटेंशियल रिस्क जो है वो डिनोट करता है, और जो डी है वो डिफॉल्ट को यहाँ पर जो है डिनोट करता है। किसी डिफॉल्ट को डिनोट जो है वो करता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रेटिंग आउटलुक। अब रेटिंग आउटलुक क्या होता है, देखो जो रेटिंग आउटलुक आउटलुक है वो बेसिकली यहाँ पर लैंडर, इन्वेस्टर और अदर्स यूजर को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में नियर टू मीडियम टर्म में हमारी जो रेटिंग प्रोवाइड की है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा उसमें क्या मूवमेंट आएगी, वो रेटिंग इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो हमारे यहाँ पर तीन तरह के रेटिंग आउटलुक होते हैं, स्टेबल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका जो रेटिंग आउटलुक है वो स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि नियर टू मीडियम टर्म के अंदर आपका जो रेटिंग आपको जो प्रोवाइड की गई है वो स्टेबल रहेगी, यानी कि आपको अगर 10 की रेटिंग प्रोवाइड की है तो लगभग 10 ही यहाँ पर रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद पॉजिटिव। पॉजिटिव आउटलुक इंडिकेट हाई लिक्विडिटी ऑफ एन अपवर्ड रेटिंग रिवीजन इन नियर टू मीडियम टर्म। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रेटिंग है वो हमारी अपवर्ड जाएगी, ऊपर को जाएगी। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो डाउनवर्ड रेटिंग है वो यहाँ पर और नीचे जो है वो जाएगी, डाउनवर्ड रेटिंग जो है वो और नीचे यहाँ पे जो है वो जाएगी। मतलब स्टेबल में हमारी रेटिंग सेम रहेगी, पॉजिटिव में इंक्रीज होगी और नेगेटिव में डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सीआरए इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हमारा जो सीआरए उसको कैसे यहाँ पे जो है रेगुलेट किया जाता है। इन इंडिया सीआरए रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। और सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999 ये एप्लीकेबल होता है। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो सीआरए शुड बी कंपनीज प्रमोटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन हु हैव नेट वर्थ ऑफ मोर देन 100 करोड़। तो सीआरए को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हमारे जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बस उसकी उसकी जो नेटवर्थ है, मतलब जो सी ठीक है, तो जो नेटवर्थ है वो मोर देन 100 करोड़ रुपीज जो है वो होनी चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ओपन करना चाहती है या फिर कोई पर्सन ओपन करना चाहता है तो मिनिमम नेटवर्थ उसकी 100 करोड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर सीआरआर को यहाँ पर ओपन किया जाता है तो मिनिमम नेटवर्थ यहाँ पर कितनी होगी, 5 करोड़ रुपीज, यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होगी, 5 करोड़ रुपीज। इट शुड हैव एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयज, तो ये तो करेक्ट है कि एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए और एम्प्लॉय होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ऑब्लिगेशन क्या है, पहला सीआरआर हैव टू कंप्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय सीएबी। तो जो सीआरआर है, जो कोड ऑफ कंडक्ट सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है उसको यहाँ पर कंप्लाई करना है। सीआरआर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर देयर रेटिंग थ्रू ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द सिक्योरिटीज रेटेड। अगर सीआरआर ने कोई भी रेटिंग को, जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग दे दी है तो उसे यहाँ पर लाइफ टाइम तक उसे मॉनिटर करना जरूरी होता है, ताकि अगर कोई चेंजेस आए तो उस चेंजेस को वो ठीक जो है वो कर सके। नेक्स्ट है जो सीआरएन है वो अपने प्रमोटर या फिर उसके एसोसिएट की जो सिक्योरिटीज है उसको रेट जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा फीस फॉर क्रेडिटिंग। अगर हम फीस ऑफ क्रेडिटिंग की बात करें
तो जो इश्यूअर होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, वो यहाँ पर फीस पे करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। और जो कि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, लगभग 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को फीस के जरिए मिलता है। सीआरआर को यहाँ पर एनुअल सर्विलेंस फी भी यहाँ पर मिलती है, ताकि वो जो हाई रेटेड इंस्ट्रूमेंट है कंपनी है उसको मॉनिटर जो है वो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो यहाँ पर टॉपिक था वो यहाँ पर ओवर होता है। डिटेल में हमने यहाँ पर समझा, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हमने कवर किए, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी रेगुलेशंस क्या है, सबके बारे में पढ़ा। तो अगर आपको इसे यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में इंडियन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज पे एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हो। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।